हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। मैं पेज नंबर 28 पर छोड़कर गया था। 28 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां छोड़कर गए थे वहीं से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं आज। लेकिन बेटा, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क मिलेंगे। ठीक है ना। मैं आज अकाउंट से होमवर्क थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से होमवर्क बढ़ा दूंगा, बैलेंस कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, उस दिन मैंने अकाउंट से होमवर्क ठीक ठाक दे दिया था, आज अकाउंट्स का होमवर्क थोड़ा सा कम करेंगे। बेटा, लास्ट क्वेश्चन ना मैं ये अटेम्प्ट करके गया था, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट वाला। अब यहीं से ही आगे की चर्चा शुरू कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और मुझे गिवन है सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, डिप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक, एनआईटी और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेटा, नेट वैल्यू एडेड निकालना है डायरेक्टली, तो नेट वैल्यू एडेड कभी भी नहीं निकालता वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी निकलेगा। ठीक है जी, आप जीडीपी एट एमपी निकालो, कन्वर्जन कर दो एनडीपी एट एफसी में। ठीक है जी, स्पीड बढ़ाओ, करना आप नहीं है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ स्क्रीन पर। करो जी जल्दी से। ठीक है, सिंपल था ये, है ना। 320 माइनस 120, 200 आया होगा जीडीपी एट एमपी तो। ठीक है, फिर कन्वर्जन कर दिया होगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी एट एमपी। अब तो कभी भी नहीं आ सकता, 2015 का क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर मेथड बताना है पूरा, कैसे उससे हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। ठीक है जी, वो सब कुछ बताना पड़ेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स, तब जाकर कहीं कैलकुलेट होगा, कुछ नहीं। आगे बढ़ बेटा। जीबी एट एफ सी, जीडीपी एट एमपी निकलेगा पहले, तो बाद में जीडीपी एट एफ सी निकाल देंगे। फटाफट से करना, चलो जल्दी से न्यूमेरिकल करो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर करो, 40 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर, 1 मिनट में एक। डन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशंस, विथ व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ठीक है जी, सब पढ़ा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने बैच में कवर किए हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। अगेन नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। करो जी, करो, पहले जीडीपी एट एमपी निकालो, कन्वर्जन करो। आप डन? चलो बाबू, 14th one. But any four precautions should be taken while estimating national income by production method. प्रोडक्शन मेथड वैल्यू एडेड मेथड का ही दूसरा नाम है। 4 प्रिकॉशन बतानी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आईसीएस मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ था, अगर आपको याद हो। बेटा 15, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। करना चाहिए, एनडीबी एट एफसी निकालना है। अगले पेज पे कोई डेटा नहीं है, डेटा बस यही है, अगले पेज पे सीधा सॉल्यूशन है।
हवा में उड़ा रहे हो तुम तो भाई। 180 आया था जीडीपी एट एमपी। ठीक है, शुरू के 3 डेटा ही हैं जीडीपी एट एमपी के लिए। तो चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेट वैल्यू एडेड एट एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा करना। ऐसे मैंने एक ट्रेंड देख लिया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। जब भी वैल्यू एडेड का क्वेश्चन आया हुआ है ना, 2018 से पहले पहले आया हुआ है। मैं देख रहा हूँ ईयर किस ईयर में आया हुआ है वैल्यू एडेड करना। करो साची। टू 250 जीडीपी एट एमपी, फिर कन्वर्जन हो गया होगा 500 प्लस 50 माइनस 300, यही था जीडीपी एट एमपी। तो बाकी फिर कन्वर्जन हो गया होगा। ठीक है, चलो। कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और आपके पास गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। पहले जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूला लगा दो। जीडीपी एट एमपी किसके बराबर होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका एक पार्ट सेल्स होता है, वहां से सेल्स बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। करना फटाफट से। ठीक है, डन। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सेल्स 5000 लैक्स ही आ रहा है, 5000 ही आया आपका आंसर। ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम है, मुझे सेल्स निकालनी है, एनडीपी एट एफसी गिवन है। जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करो, करके दिखाओ फटाफट से। 40 क्वेश्चन का टारगेट है, 10-12 हो गए हैं बेटा, स्पीड बढ़ाकर निपटाओ इसको भी। ठीक है, बढ़िया आ गए। नेक्स्ट वन, सेल्स आ गया 2070, 2070। रितेश आ गया? कर भाई, पिछले भी आधे आधे करे हैं, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके पास बुक्स है बेटा वो नेक्स्ट कर दो। लो जी, दोबारा सेल्स निकालनी है, दोबारा एनडीबी एट एफसी गिवन है, करना चाहिए फटाफट से। डन, आगे बढ़ते हैं जी। बेटा मैंने ना 20th क्वेश्चन से लेकर ना 29th क्वेश्चन तक ना रीड लिखा है, सॉरी 27 तक। ये सब क्वेश्चन वही है, कौन सा डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, कौन सा नेशनल इनकम में होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है जी, कर लेना, कोई परेशानी आए तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं 6 मार्कर। कहता है बेटा, डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। पढ़ा आपने मुझसे जीडीपी डिफ्लेटर? क्या बताता है जीडीपी डिफ्लेटर? बेटा जीडीपी डिफ्लेटर का हम फॉर्मूला पढ़ते थे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। और बेटा जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्यार से प्राइस इंडेक्स बोलते थे। क्या काम होता है जीडीपी डिफ्लेटर का? ये प्राइस फ्लक्चुएशन बाहर निकाल के रख देता है, ये काम होता है ना जीडीपी डिफ्लेटर।
सेम जो मैंने अभी बात बोली और जो मैंने पहले भी यही बात बोली हुई थी, अभी आप देख लेते हैं बेटा, यही लिखा हुआ इन्होंने भी सॉल्यूशन। बी पार्ट, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू प्रिकॉशन टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर मेथड की 2 प्रिकॉशन। चलो बेटा एक बार पढ़ना है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, इन्होंने क्या लिखा 3 नंबर में, मतलब मैं आपको यही बोल रहा था, शुरू में भी बोला हुआ है, इकोनॉमिक्स में बेटा टू द पॉइंट लिखोगे तो फुल मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जबरदस्ती का फेंकोगे नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड के सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको मैं, घबराओ नहीं, बोर्ड जो लिखता है सीबीएसई बोर्ड जो सॉल्यूशन लिखता है, ठीक है, मजा ही आ जाएगा आपको देखेगी क्या लिखता है भाई। 3 लाइन लिख दिया 3 मार्क्स में और पूरे नंबर है, टू द पॉइंट, क्योंकि आंसर है, फेंकना नहीं है इको में, देखना चाहिए पढ़कर एक बार क्या लिखते हैं ये। ठीक है, ठीक है, अगर बेटा जीडीपी डिफ्लेटर की वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस बाहर हो जाएंगी तो उससे हमें पता लगेगा ना कि रियल ग्रोथ कितनी है हमारी, उससे यही तो पता लगेगा रियल में कितनी ग्रोथ कर रहे हो, मतलब प्रोडक्शन की वजह से कितनी ग्रोथ कर रहे हो। प्राइस की वजह से ग्रोथ को कौन ग्रोथ मानता है, ये तो इन्फ्लेशन है, मेयर इन्फ्लेशन होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, न्यूमेरिकल है मेरे पास, मुझे कैलकुलेट करनी है डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीबी एट एफसी, और मुझे जो डेटा दिख रहा है वो इनकम मेथड का ही दिख रहा है। ठीक है जी, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, करके दिखाओ, इनकम मेथड का ही डेटा है पूरा। जिन्होंने कर लिया बेटा आगे करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। मेरा टारगेट 38 पेज पर पहुंच जाना है आज, पेज नंबर 38। वेरी गुड, सही हो गया। आंसर क्या आया, 4700 करोड़। ठीक है बेटा, इसका बी पार्ट भी आया हुआ है, ये पार्ट पेपर में ना बहुत बार रिपीट हो चुका है। पहली बात, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका, मैक्स टाइम्स रिपीट हो चुका है, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़वा दिया आपको ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड में क्या डिफरेंस होता है? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू एडेड क्या है बेटा, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिर्फ फॉर्मूला से ही डेफिनेशन नहीं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन एन इकोनॉमी। हमने पढ़ा है ये बेटा, जब मैं हमेशा बेटा जब भी वैल्यू ऑफ आउटपुट पढ़ाता हूँ हमेशा लिखता हूँ बेटा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को डिफाइन करता हूँ क्या है। याद है तभी मैंने बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात प्रोडक्शन की करता है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर इन एन इकोनॉमी। ठीक है जी, अब आओ एक बार ये पढ़ लो कि ये क्या लिखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूसिव ऑफ चेंजेस इन स्टॉक प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, वेयर एज वैल्यू एडेड इज द एक्सेस ऑफ। ये तो वही फॉर्मूला है, ये इन्होंने डेफिनेशन थोड़ा सा अपने तरीके से डिफाइन करी, बात वही है बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन से है, चाहे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया, चाहे वो बेटा चेंज इन इन्वेंट्री में इंक्लूड हुआ। याद है ना हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते थे, क्यों क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते थे भैया, चाहे बिका नहीं है, मैं कौन सा सेल्स निकाल रहा हूँ, मैं तो प्रोडक्शन निकाल रहा हूँ ना। अगर इस साल कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ और वो बिका नहीं है, प्रोडक्शन तो हुआ, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करता था। ये उसको अपने तरीके से लिख रहे हैं, हम अपने स्टाइल से लिखते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड एनडीपी एट एफसी बाय संभव अ फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट। ये सेम क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक में भी था शायद, बिल्कुल कर चुके हैं ना, 100% था हमारी बुक में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कॉम्पोन, हाँ जी ये बढ़िया क्वेश्चन था बेटा।
ठीक है, कब आया देख लो, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2, ठीक है, 2021-22 में पेपर 2 बार हुए थे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मेरे ख्याल आप 10th में थे, 10th में थे ना, और वो 2 बार हुए थे ना पेपर, अगर आपको याद हो तो। और वो एक बार तो पेपर हुआ था एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है ना, जो 40 मार्क्स का था, और एक बार पेपर हुआ था जो पूरा सब्जेक्टिव था, वो भी 40 मार्क्स का था। तो ये सब्जेक्टिव पेपर जब होना था तब सीबीएसई ने अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया था, तब आया हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ नफिया मतलब एनएफआईए पढ़े थे ना हमने, 3, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, ये वही है बेटा 3 कंपोनेंट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, कहते हैं डोमेस्टिक और हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ वुमन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। आप बताओ स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है? हाउस होल्ड सर्विसेज बेटा याद है ना, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होता वैल्यू एडेड मेथड में। और अगर जीडीपी एंड वेलफेयर याद हो तब भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में भी ये बात की रखी है। बेटा एक वुमेन सर्विसेज दे रही है अपनी फैमिली को, हाउस होल्ड सर्विसेज कभी नेशनल इनकम में जाएगी? नहीं भैया, प्रिकॉशन बना कर देती है वैल्यू एडेड मेथड की। और मैंने बताया था गवर्नमेंट ने कितना वियर्ड सा लॉजिक देकर बना किया था, क्या था वो वियर्ड लॉजिक, कि इसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इंप्यूटेड वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, यही था ना लॉजिक। तो हम इस स्टेटमेंट को टोटली डिफेंड करेंगे। एक मिनट, आंसर पढ़ना है, ये क्या लिखते हैं, ठीक है ना मतलब, इजी वन। चलो, ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो यार, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का पेपर किसी दिन तो टपकेगा, कुछ तो आएगा। और सीबीएसई के पेपर से ज्यादा मुश्किल होता है सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो हम 15 साल के पेपर नहीं कर रहे खाली, या सैंपल क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ कर रहे हैं। बेटा सेकंड पार्ट कहता है कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ अ साइक्लोन इज एन एग्जांपल ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेट विद वैलिड रीजन शुड इट बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। बेटा ये इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्यों? ट्रांसफर पेमेंट है ना, आपने गवर्नमेंट के लिए थोड़ी कुछ किया, ठीक है जी। अगर साइक्लोन के विक्टिम हो आप और गवर्नमेंट ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज दे दी तो भैया ट्रांसफर पेमेंट ही तो है, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट कभी इंक्लूड नहीं होती, पता ही है हमें इस बात का, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाए, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये बहुत थका हुआ क्वेश्चन था, जब मैंने पढ़ा ना बस 2-4 लाइनें पढ़ी, मैंने कहा बहुत मजेदार होगा, इतना थका हुआ निकला, मुझे गुस्सा है इसको पढ़कर। Suppose the GDP of nation X was 2000 CR in 1890, whereas the GDP of nation Y in the same year was 1,20,000 crores. If the GDP of nation X rises to 4,000 in the year 1920 and GDP of nation Y rises to 2 lakh crores in 1920, compare the rate of change of GDP of nation X and Y taking 2018-19 as base year। क्या भाई क्या ही पूछा बेटा, जीडीपी दिया गया है मुझे दो नेशन का, एक्स और वाई का, 2018-19 का और 2019-20 का। ये 2000 करोड़ था, कहता है बढ़कर 4000 करोड़ हो गया, और ये 1,20,000 करोड़ था और बढ़कर ये 2 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। ये सारी फिगर लाख करोड़ में, कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी बता दो, इसको बेस ईयर ले लो। क्या दिक्कत क्या है, कितना चेंज हुआ यहाँ पर? 2 से 4 हो गया, 2 का ही चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ अपॉन बेस मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना चेंज है? 100% का चेंज है, दिख भी रहा है। कितना चेंज हुआ जी? 80,000 लाख करोड़, बेस क्या है बेटा? 120 लाख करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, 2/3 का चेंज हुआ, यानी कि 6.67%। खत्म। ये तो सीधी सीधी परसेंटेज निकलवा लो, ये तो बेटा 6th क्लास में कर देते थे, ये तो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था ही नहीं दूर से दूर तक। आगे बढ़ जाओ, रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन नॉमिनल जीडीपी, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद अ सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। बेटा रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है नॉमिनल जीडीपी से, अच्छा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। रियल जीडीपी रियल ग्रोथ शो करता है, नॉमिनल जीडीपी में प्राइस फ्लक्चुएशन भी शामिल होती है। एग्जांपल दे दोगे खुद? इनका तो बिल्कुल मत देखना, आप दे सकते हो कि नहीं? नहीं दे सकते तो मैं बताऊं दोबारा, मैंने थ्योरी बैच में बताया था। दे सकते हो एग्जांपल खुद या नहीं? दे दोगे पक्का?
कॉन्फिडेंस ही नहीं है यार, मुझे तो यही डर लगता है कब आएगा कॉन्फिडेंस। अगर 15 साल के पेपर करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये तो दिख रहा होगा सब कुछ बैच में डिस्कस्ड है, इक्का दुक्का बात होगी जो इधर उधर हुई होगी अब तक। बेटा अगर मैं बेस ईयर मान लूं 2011 को, और बेस ईयर में क्वांटिटी प्रोड्यूस मान लो 5000 है, और बेस ईयर में एवरेज प्राइस मान लूं बेटा 10 रुपए है, तो जीडीपी बेस ईयर का, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ठीक है। आज बेटा 2024 में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़कर 8000 हो गया, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ प्राइस कुछ भी समझ लो आज 15 हो गया, तो ये 1,20,000 हो गया। अरे भैया देखो, नॉमिनल ग्रोथ ये कहती थी, नॉमिनल जीडीपी ये कहता था, ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जब मैं अपने प्रोडक्शन को करंट प्राइसेस पे ही नाप देता हूँ, वो नॉमिनल ग्रोथ होती है। अब बेटा हो सकता है एक आदमी को दिख जाए कि ये तो इंडिया ने 140% ग्रोथ कर दी 13 सालों में, ठीक है ना, एक आदमी को ये भी दिख सकता है, ठीक है जी। 140% कैसा है, चेंज कितना हुआ, 70,000 का, 50 से 20 हो गया, चेंज कितना है 70 का, मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है, एक आदमी को दिख सकता है। पर बाबू मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमें तो जीडीपी को मेजर करना चाहिए कांस्टेंट प्राइसेस, प्रोडक्शन कितना बढ़ा आपका, 5 से 8 हुआ, ठीक है जी, प्राइसेस सेम ले लो, प्राइस फ्लक्चुएशन सेम ले लो, अब पता लगेगा आपको रियल ग्रोथ का, ठीक है ना जी। ये अगर 10 से 15 हो गया बेटा, 50% तो आपने प्राइस फ्लक्चुएशन ही काउंट कर दी, ये नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर। जबकि जब मैं रियल ग्रोथ निकालता हूं तो मैं प्राइस को बिल्कुल कांस्टेंट लेता हूं, यानी कि मैं एक्चुअल ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्शन की लेता हूं, इससे पता लगती है रियल ग्रोथ इकोनॉमी की। अब मैं पहुंच गया हूँ 50,000 से 80,000 में, अब पता लग रहा है भैया 60% का चेंज हुआ इन 10 सालों 13 सालों में। एग्जाम्पल दे सकते हो, एक्सप्लेन कर दोगे एग्जाम्पल को देकर, बस इतना ही काम करना है और तो कुछ है ही नहीं। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ऑन कैपिटल एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा डेप्रीसिएशन निकालना है। 11th क्लास के बच्चे थे छोटे छोटे, बहुत निकाले डेप्रीसिएशन। बेटा एसेट्स की वैल्यू 1000 करोड़, लाइफ दे रखी है 20 साल, स्क्रैप वैल्यू 0, 1000 डिवाइडेड बाय 20, वहां पे भी तो यही करते थे, कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू और द स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है, काफियों ने तो मुझसे ही किया हुआ है। तो बेटा 1000 डिवाइडेड बाय 20, 50 करोड़, हर साल का डेप्रीसिएशन पर एनम लिखना मत भूलना बस, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चों। डिफाइन द फॉलोइंग, वैल्यू एडिशन, जीडीपी, फ्लो वेरिएबल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा वैल्यू एडिशन अभी पढ़वाया, क्या होता है वैल्यू एडेड पता है ना, रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, खत्म। जीडीपी बहुत बार डिफाइन किया, कर ही लोगे। फ्लो वेरिएबल पढ़कर आते हैं, ठीक है। एक बार अगर ये पढ़वाना चाहूँ तो ये पढ़वा सकता हूँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे कुछ याद है क्या, याद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अरे बता दो यार। 3 कंपोनेंट हैं एनएफआईए के, याद करो, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने क्या किया था बेटा, सारी फैक्टर इनकम को 5 टुकड़ों में बांटा था वहां पर, है ना। रेंट की जगह रेंट, वेजेस की जगह वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट, प्रॉफिट की जगह मैंने कहा था टैक्सेस मुझे चाहिए नहीं, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, ऐसे 5 टुकड़े करे थे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरी भाग जाता है, रिटेन्ड अर्निंग में रिटेन्ड अर्निंग भाग जाता है, ठीक है जी। बाकी रेंट हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, ये कहाँ आता है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। अब पहले तो आपको क्लियर कर लो कि नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपसे नहीं पूछा, पूछा क्या, क्वेश्चन नहीं बढ़ते ना तुम, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी कमी यही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है तो ये तो समझ ही रहे होंगे बेटा कौन कमा के ला रहा है और कहां से कमा के ला रहा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब मेरे देश का रेजिडेंट अगर फॉरेन से इन तीनों फैक्टर इनकम के तौर पे कुछ भी कमा कर ला रहा है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आपने नेट फैक्टर इनकम सॉरी नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लेन कर दिया तो ये तो पक्का पता है ना मार्क्स कट जाएंगे, ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना बेटा। देखो ये वही फर्क है जो एनएफआईए और फीफा में है,
फीफा क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एनएफआईए क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कोई फर्क नहीं है। फर्क है ना? इसका मतलब तो क्या है? मेरे देश का रेजिडेंट फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमा कर लेकर आया, और इसका क्या मतलब है? मेरे देश का रेजिडेंट जो कमा कर लेकर आया माइनस कर दो बेटा जो फॉरेनर्स इंडिया से फैक्टर इनकम के तौर पे कमा के ले गए, तो ही तो आएगा ना फिर। अब उसने आपसे पूछा क्या? फैक्टर, सॉरी ये नहीं पूछा आपसे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये पूछा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बस मेरे देश का रेजिडेंट रेंट के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर फॉरेन से क्या कमाकर लेकर आया, दैट्स इट। आई होप मैंने क्लियर कर दिया मतलब क्या होना चाहिए इसका। बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे, चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। चार चीजों पे शॉर्ट नोट है, एक बार ईयर देख लो मैं इसका। 2019 मुझे लग रहा था कि कोविड से पहले गया है, क्योंकि अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। जीडीसीएफ निकालना, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना, ये हमारी बुक का क्वेश्चन। जीडीसीएफ निकालना और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना। अब समझदार को इशारा काफी। एक बार एक्सपेंडिचर मेथड लगाना पड़ेगा तभी जीडीसीएफ आएगा, और एक बार इनकम मेथड भी लगाना पड़ेगा तभी ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, वरना आ ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और इनको देखो नवाबों को, एक को एक्स मान रहे दूसरे को वाई, यही काम रह गया हमें अब। चलो दी पढ़ना। नाइन्थ का ए पार्ट सबसे प्यारा पार्ट, बहुत बढ़िया। डिफाइन NFIA एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा फर्क होता है दोनों में? NFIA बिल्कुल अलग चीज है, नेट एक्सपोर्ट्स अलग चीज है, क्या फर्क क्या है थोड़ा सा बताना। NFIA क्या है बेटा? NFIA में ना हम डिफरेंस देख रहे होते हैं जो ज्यादातर सिर्फ फैक्टर इनकम पे डिपेंड करता है। वो डिफरेंस क्या है बेटा? वो डिफरेंस ये है कि मेरे देश का रेजिडेंट क्या कमा कर लेकर आया और फॉरेनर्स क्या कमा कर ले गए इंडिया से। देख सिर्फ फैक्टर इनकम रहे होते हैं ना, मतलब चार चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, है ना? यही तो चार फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम का ही डिफरेंस देख रहे होते हैं, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स में क्या देख रहे होते हो? फैक्टर इनकम तो बिल्कुल नहीं है वहां पर, वहां तो भैया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात है खाली। यही तो फर्क है। वहां फैक्टर इनकम का डिफरेंस देख रहे होते हैं, या हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस देख रहे होते हैं, फैक्टर इनकम का डिफरेंस नहीं देख रहे होते। इन्होंने कैसे डिफाइन किया, एक बार ये भी पढ़ लो। ठीक है चलो जी बेटा, ये कैलकुलेट करके दे दो मुझे। वैसे ये बुक का क्वेश्चन है हमारे, रेंट कैलकुलेट करना, मैंने खुद किया था बोर्ड पर एक क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कर रहे बेटा, ये बुक का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। रेंट कैलकुलेट करना सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है। मुझे 775 के आसपास आंसर था, पता नहीं क्या था। 475, 475, हाँ यही था आंसर, ठीक है यही था। दोबारा आया क्वेश्चन, नेट एक्सपोर्ट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम NFIA। ठीक है जी, बड़े ब्राइट चांसेस है, तैयार रहना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शायद हमने किया हुआ है, लेकिन एक काम करो, चलो ये अटेम्प्ट कर दो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डन। आंसर 900 आ गया।
इंटरेस्ट का आंसर 900, देखना है एक बार फटाफट से, 2019 का क्वेश्चन। चलो ठीक है, करें बैक। बेटा मैं ना होमवर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, हम पेज नंबर 34 पर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। आपको 42 तक सब कुछ करके आना है, सुन लो बेटा, 34 पर है, 42 तक सब कुछ करके आना है। मेनली आपको न्यूमेरिकल्स नजर आएंगे आगे 42 तक, ठीक है। सभी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करके आना, थ्योरी का भी कोई क्वेश्चन हो पढ़कर आना, मैं सिर्फ प्रॉब्लम दूंगा। कल मैं 43 पेज नंबर से स्टार्ट कर, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।